नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं रेरा के मेन चैप्टर के बारे में, चैप्टर 2 के बारे में। और ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया कि रेरा के चैप्टर 2 में जो सेक्शन 3 है, जो कहता है कि बिना रेरा के रजिस्ट्रेशन किए कोई भी बिल्डर किसी भी तरह का स्पेस नहीं बेच सकता है, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो ऑफिस स्पेस हो, चाहे वो फ्लैट हो, कुछ भी वो बेचना अलाउड नहीं है। और रेरा एक्ट इस तरह से बिल्डर को काबू में लाना चाहता है कि आप जब तक हमारे सेटिस्फैक्शन के हिसाब से, यानी रेरा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सेटिस्फाई जब तक नहीं कर देते हो कि आप जेन्युइन बिल्डर हो और ये जेन्युइन प्रोजेक्ट है, तब तक आप कुछ भी नहीं बेच सकते हो। आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा। तो ये बिल्कुल आरटीओ जैसा है। आप अगर किसी तरह का व्हीकल, कोई भी वाहन रास्ते पे चलाना चाहते हो, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो स्कूटर हो, चाहे वो मोटर बाइक हो, कुछ भी आप रास्ते पर अगर लाना चाहते हो, आप अगर ड्राइव करना चाहते हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा। नहीं तो आप अपने कंपाउंड में गोल गोल फिरते रहिए, उससे बाहर नहीं जा सकते हो, कोई भी पब्लिक रोड पर नहीं ला सकते हो। तो ये उसी टाइप का प्रोविज़न है कि आपको रजिस्टर करना ही होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर लेना ही होगा अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो। लेकिन प्रॉपर्टी किस टाइप का? प्रॉपर्टी जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है, यानी अगर बिल्डर प्रॉपर्टी डेवलप करके ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेके फिर बेच देता है रेडी पोजीशन में, तो उसे रेरा एक्ट से कोई मतलब नहीं है। उसे रेरा में रजिस्टर करना पड़ता है क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन बेचना चाहता है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए है, रेडी बिल्डिंग्स के लिए नहीं है, या रेडी कोई भी टाइप के रेडी रियल एस्टेट के लिए ये एक्ट लागू नहीं होता। सेक्शन 3 कहता है कि रजिस्टर करना अनिवार्य है, और सेक्शन 4 कहता है बिल्डर से, प्रोमोटर से, कि वो किस तरह से रजिस्टर करेंगे। वो कहता है, वो बताता है क्लियरली, एवरी promoter shall make an application to the authority for registration of real estate project in such form and manner and within such time and accompanied by such fee as may be specified by the regulations made by the authority. अथॉरिटी के रेगुलेशंस के हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब कौन से डिटेल्स डालने चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म में, ये बता रहे हैं। तो वो डिटेल्स में कहते हैं, द प्रोमोटर शैल एनक्लोज द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1, नेमली ए, ब्रीफ डिटेल्स ऑफ हिज एंटरप्राइज इंक्लूडिंग इट्स नेम, रजिस्टर्ड एड्रेस, टाइप ऑफ एंटरप्राइज, यानी कि वो प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, क्या है। इवन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी गवर्नमेंट भी अगर कोई प्रॉपर्टी बनाती है, म्हाडा ने या महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड ने या गुजरात हाउसिंग बोर्ड ने, किसी ने भी अगर कोई प्रॉपर्टी बनाया, चाहे वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्यों ना हो, उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल बात है। गवर्नमेंट कार्स को भी रजिस्टर तो करना ही पड़ता है आरटीओ में, सेम। एंड द पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड द नेम्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ द प्रोमोटर, तो ये सब डिटेल्स देने पड़ेंगे। लेकिन इतना ही डिटेल होता तो बहुत इजी हो जाता, इतना ही नहीं है, और बहुत सारे डिटेल्स हैं। अ ब्रीफ डिटेल ऑफ द प्रोजेक्ट्स लॉन्च्ड बाय हिम इन द लास्ट 5 years। आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, आप बिल्डिंग बनाने निकले हो तो आप कौन सा एक्सपीरियंस लेके
आपने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, कितने प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। क्योंकि शुरू करना तो कर सकते हो, लेकिन कितने प्रोजेक्ट्स आपने कंप्लीट किए हैं, कितने प्रोजेक्ट्स को हैंडओवर किया है, कितने फ्लैट्स को हैंडओवर किया है, ये सारे डिटेल्स देने के होते हैं। अगर डिले हुआ था तो भाई डिले कब हुआ था, क्यों हुआ था, आपके अगेंस्ट कितने केसेस पेंडिंग है, कहाँ कहाँ पर केसेस चल रहे हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, स्मॉल कॉजेस कोर्ट में, कंज्यूमर में, आपके अगेंस्ट यानी ये स्टेट प्रोजेक्ट्स आपके जो हैं उसमें कौन से केसेस चल रहे हैं, कहाँ पर चल रहे हैं, ताकि पब्लिक जान सके कि ये बिल्डर कितने पानी में है, वो क्या कर सकता है, उसने क्या किया है। डिटेल्स ऑफ टाइप ऑफ लैंड एंड पेमेंट्स पेंडिंग। तो आप अगर एक हिस्ट्री में आप बिल्डर का हिस्ट्री अगर डिस्क्लोजर होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन होता ये है दोस्तों कि बिल्डर्स इनकम्प्लीट हिस्ट्री देते हैं, अपने केसेस के सारे डिटेल्स रेरा पर नहीं डालते, कुछ आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं और पब्लिक लाचार है, रेरा अथॉरिटी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती है, आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन से भी वो मान जाती है और कहती है हाँ ठीक है, इतना ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर लोग देख सकते हैं कि ये बिल्डर एक्चुअल में क्या कर रहा है तो शायद उनका जो डिसीजन होगा वो बेहतर होगा। लेकिन इसमें थोड़ा पब्लिक की भी गलती है कि पब्लिक देखते ही नहीं है, पब्लिक रेरा साइट पे जाते ही नहीं है, और अगर जाते भी हैं तो देखते नहीं हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। अगर केसेस भी हैं बिल्डर के अगेंस्ट तो कहते हैं हाँ ठीक है, केसेस हैं, सिविल केस है, हाँ ठीक है कि तो हमें क्या, हमें ये सब को देख के क्या करना है, हमें तो फ्लैट लेना है। तो यानी इस तरह की मेंटालिटी है फ्लैट बायर की कि खुली आंखों के साथ वो जाके ख़राब बिल्डर के पास फंस जाते हैं। ये है हमारी पब्लिक। खैर कुछ लोग हैं थोड़ा ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, और कम से कम वो लोग इससे बच सकते हैं क्योंकि वो ये सारा इन्फॉर्मेशन रेरा से प्राप्त करते हैं। अब इसमें और लिखा है एन ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ अप्रूवल्स एंड कमेंसमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अप्रूवल्स जो मिलते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कि आप ये प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो, जैसे ही वो अप्रूवल मिलते हैं वो सारे अप्रूवल्स जब बिल्डर्स रेरा अथॉरिटी के सामने रख देते हैं और कहते हैं अब हम बिल्डर्स हैं क्योंकि हमें परमिशन मिला है बिल्डिंग करने के लिए, ये एक्टिविटी के लिए हमें परमिशन मिला है, तब जाके रेरा मानती है कि हाँ भाई ठीक है तुम बिल्डर हो, तुमको हम बिल्डर समझ सकते हैं और ये प्रोजेक्ट को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ऐसे समझ सकते हैं। द प्लान ऑफ द सैंक्शन प्लान, लेआउट प्लान एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट और द फेज देयर ऑफ एंड द होल प्रोजेक्ट एज सैंक्शनड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। पूरा प्रोजेक्ट का सैंक्शन प्लान, लेआउट प्लान, कितने टावर्स हैं, कहाँ कहाँ टावर्स बनाएंगे आप, आपको अलाउड क्या है, कितने ज़मीन को कवर कर रहे हो, आपका स्विमिंग पूल कहाँ पर होगा, सूएज डिस्पोजल प्लांट कहाँ पे होगा, सूएज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पे होगा, ये जो रिहैब कंपोनेंट है, रीडेवलपमेंट या स्लम रीडेवलपमेंट के जो रिहैबिलिटेशन बिल्डिंग्स बनते हैं जहाँ पे आप एसआरए वालों को बैठाते हो, वो कहाँ पर होगा, उसका लोकेशन क्या है, ये सब बताना होता है। और वो बताते हैं बाकायदा, बहुत थोड़े बिल्डर्स छुपाते भी हैं, अपने पास्ट को वाइट वॉश कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे बिल्डर्स और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिस्क्लोज़ करते हैं, लेकिन डिस्क्लोज़ करने के बावजूद पब्लिक समझती नहीं है, पढ़ती नहीं है। अब पब्लिक ही ना समझे
और पब्लिक ही कहे कि भाई ये सब इन्फॉर्मेशन लेके हम क्या करेंगे, हम सेल्स ऑफिस में जाएंगे और सेल्समैन के सामने बैठेंगे और वो लोग हमें जो समझाते हैं वो इन्फॉर्मेशन को हम सही समझ के, सच समझ के, टोकन दे के, बुकिंग अमाउंट दे के, लाखों रुपए दे के हम फंसने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह की मेंटालिटी होती है लोगों की। रेरा के डॉक्यूमेंट्स देखते तक नहीं है। खैर, रेरा और क्या क्या डिस्क्लोज करवाती है। द प्लान ऑफ डेवलपमेंट वर्क्स टू बी एग्जीक्यूटेड इन द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट एंड द प्रपोज्ड फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड इंक्लूडिंग फायर फाइटिंग फैसिलिटीज़, ड्रिंकिंग वाटर, इमरजेंसी इवैक्यूएशन, वो सारे जो भी है उस प्रोजेक्ट में, जिसके आधार पर सी फायर फाइटिंग और क्लब एमिनिटीज़, ये सब जो एमिनिटीज़ हैं, हाँ एमिनिटीज़ पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। सेल्स में आप यानी विथ स्विमिंग पूल वगैरह आप आसानी से बेच सकते हो, इसलिए वो लोग स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, ये वो सब कह देते हैं। ये स्विमिंग पूल, क्लब हाउस एग्जैक्टली कितना बड़ा है, कहाँ पर है, उसका लोकेशन क्या है, आप ग्राउंड्स में रख रहे हो या छत के ऊपर रख रहे हो, ये सब डिटेल्स डिस्क्लोज करना पड़ता है। और आपका जो प्लान है, प्लान में दिखाई देता है ये अंडरग्राउंड पार्किंग है या ये फिर ये पोडियम पार्किंग है, क्लब हाउस यहाँ पर है, वगैरह वगैरह वगैरह। आप ये सब पढ़ के, ये सब देख के डिसीजंस ले सकते हो, यानी एक बहुत बड़ी पब्लिक की सेवा है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ रेरा ऐसे हैं जो सही मायने में ये काम करते हैं और ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र रेरा काफ़ी अच्छा है और कुछ रेराज ऐसे हैं बड़े बकवास हैं। फॉर एग्जांपल कर्नाटका रेरा, आप कर्नाटका रेरा पे जाओगे तो आपको बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिलेगा और कई सारे फॉल्स लिंक्स डाल देते हैं बिल्डर्स, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप कहीं चले जाओगे, यानी डॉक्यूमेंट नहीं डालते हैं, डॉक्यूमेंट ब्लैंक रहता है। ऐसे कहते हैं हमने एग्रीमेंट अपलोड कर दिया है, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो बड़े अक्षरों में लिखा होगा फर्स्ट यू पे टोकन देन यू विल सी एग्रीमेंट। अरे, और रेरा ने अलाउ भी कर लिया। तो इस तरह का काम होता है कि भाई तुमको चोरी करना है तो करो, हम देखेंगे भी नहीं, ये टाइप का काम रेरा अथॉरिटीज़ करते हैं। लेकिन कुछ अथॉरिटीज़ जैसे कि महाराष्ट्र जनरली बेहतर हैं, इतने गिरे हुए नहीं हैं। तो और क्या क्या है, तो द प्रोफॉर्मा ऑफ अलॉटमेंट लेटर, अग्रीमेंट फॉर सेल, कन्वेंस डीड प्रपोज टू बी साइंड विद द अलॉटीज, द नंबर एंड टाइप एंड कारपेट एरिया ऑफ अपार्टमेंट्स फॉर सेल, कौन से टाइप के फ्लैट्स हैं, क्योंकि सेल्समैन आपको सब कुछ दिखाते नहीं हैं। वो कहेंगे हाँ ये है सर, और दो टाइप का दिखा देंगे और फिर ख़त्म। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे कितने टाइपोलॉजी के फ्लैट्स हैं, 520 स्क्वायर फीट, 580 स्क्वायर फीट, 640 स्क्वायर फीट, 2 BHK, 2.5 BHK, 3 BHK, 3.5 BHK, जो भी है, स्टूडियो अपार्टमेंट, कितने टाइप के हैं आपको चॉइस करने के लिए ये जानना तो आपका राइट है। और उसका एक्चुअल में कारपेट एरिया कितना है, ये लोग आपको सुपर बिल्टअप कुछ भी समझा देंगे, लेकिन एक्चुअल कारपेट एरिया क्या है, कितना है, ये सब जानने के लिए आपको रेरा साइट पे जाना चाहिए। और रेरा कहती है बिल्डर्स से कि आप हमारे सामने ये सब इंफॉर्मेशन रखोगे। द टाइप एंड एरियाज ऑफ गैराज इन द प्रोजेक्ट, द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स इफ़ एनी फॉर द प्रपोज प्रोजेक्ट्स, वो प्रोजेक्ट के सारे रियल एस्टेट एजेंट्स का लिस्ट होता है। तो अगर कोई कहता है मैं एजेंट हूँ तो आप उससे पूछ सकते हो रेरा पे दिखाओ तुम कहाँ पे हो। और अगर वो कहता है नहीं मैं नहीं हूँ लेकिन मेरे बॉस हैं, तो हम कह सकते हैं तुम्हारे बॉस का तुम्हारा एड्रेस दो, नाम दो, एड्रेस दो। तो इस तरह से थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी आता है। रेरा में आप एस्टेट एजेंट्स के खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकते हो, उनको भी आप खींच के ले जा सकते हो रेरा अथॉरिटी के सामने, अगर वो आपको
झूठ बोल के गुमराह करते हैं। तो और क्या क्या हैं? द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, इफ एनी, एंड अदर प्रोजेक्ट्स कंसर्न विद द डिपार्टमेंट विद द डेवलपमेंट ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट, वो भी है कि भाई कौन कॉन्ट्रैक्टर है, कौन पार्टनर है, ये सब भी डिक्लेरेशंस भी लेते हैं। A declaration supported by an affidavit which is signed by the promoter or any other person authorized by the promoter stating that he has legal title on the land. See, promoter के हाथ में ज़मीन है, वो ज़मीन दिखा रहा है, वो लैंड दिखा रहा है कि भाई ये लैंड पे मैं प्रॉपर्टी डेवलप करूँगा, लेकिन उसके पास ऑथराइजेशन होना चाहिए। किस टाइप का ऑथराइजेशन है? क्या वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है? क्या वो अग्रीमेंट है बिल्डर ये लैंड ओनर के साथ? क्या वो रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट है कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ? तो अलग अलग टाइप के अग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं। क्या है एग्जैक्टली ये जानना ज़रूरी है, और ये सब आपको रेरा साइट से मिलता है, क्योंकि वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम है टाइटल सर्च डॉक्यूमेंट कहते हैं, या टाइटल रिपोर्ट कहते हैं। तो उससे पता चलता है कि बिल्डर ने ये ज़मीन के ऊपर हक कैसे जमाया है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी उसको लैंड ओनर ने दिया है। लैंड ओनर कौन है? क्या वो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या फिर क्या वो एक इंडिविजुअल है, या फिर क्या उसने गवर्नमेंट से लीज लैंड लिया हुआ है, वो क्या है? और ये भी आपको पता चलता है कि किसी दूसरे बिल्डर के अधूरे प्रोजेक्ट को अगर ये बिल्डर ने उठाया है और वो यानी भंगार में प्रोजेक्ट लिया है, स्क्रैप में उसने प्रोजेक्ट लिया है, फेल्ड वाले प्रोजेक्ट को लिया है और उस प्रोजेक्ट को वो ज़िंदा करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको जानना तो ज़रूरी है आपकी ही सुरक्षा में। फिर और क्या समझाते हैं और क्या डिक्लेयर करना होता है? द लैंड इज़ फ्री ऑफ एनकम्बरेंसेस, और एज द केस में बी डिटेल्स ऑफ द एनकम्बरेंसेस ऑन सच लैंड इंक्लूडिंग राइट्स, टाइटल, इंटरेस्ट और नेम ऑफ एनी पार्टी इन और ओवर सच लैंड अलॉन्ग विथ डिटेल्स। एनकम्बरेंसेस का मतलब वो लैंड के ऊपर किस किस की पकड़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिल्डर ने अगर लोन ले रखा है तो ज़मीन को मॉर्गेज किया होगा, गिरवी रखा होगा, तो उस बैंक के अंडर आपका प्रोजेक्ट लैंड है। अगर बिल्डर ने प्रोजेक्ट का लोन चुकता नहीं किया तो वो लेंडर, वो बैंक आप वो ज़मीन को ले सकता है, इनके ऊपर केस करेगा वगैरह वगैरह। तो एनकम्बरेंसेस क्या है, या फिर सिविल केस चल रहा है, या फिर हिस्सेदार हैं इसमें ज़मीन में, ये सब आपको जानना ज़रूरी है अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाते हो। और ये सब डिटेल्स बिल्डर से लिखवाया जाता है अंडर रेरा। द टाइम पीरियड विद इन विच ही अंडरटेक्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट और फेज़, वो कब तक ख़त्म करना चाहता है, उसका इरादा क्या है। क्या वो 2024 या 25 में दे रहा है, दिसंबर 25 में दे रहा है, या 2027, 28, 30 में दे रहा है। तो ये सब उससे लिखवा के लेते हैं कि तुम कब तक कंप्लीट करोगे। फिर वो रजिस्ट्रेशन देते हैं उस तारीख तक। ये अलग बात है कि फिर एक्सटेंशन भी दे देते हैं, लेकिन उसका अगर उस तारीख तक कंप्लीट नहीं किया तो कम से कम इन थियोरी, प्रैक्टिकल में करते हो ना हो, लेकिन इन थियोरी रेरा उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है। उस दिन उसका रेरा रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाता है। जैसे आप जानते हो आपका ड्राइविंग लाइसेंस का भी एक एक्सपायरी डेट है। अगर आप रिन्यू नहीं करवाते हो तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है। सेम वे यहाँ पर अगर आप रेरा का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करवाते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होता है। तो और क्या क्या है? 70%, हाँ, उन्होंने एक जैसे मैंने कहा अंकुश है बिल्डर के ऊपर,
तो अंकुश लगा रखा है कि 70% ऑफ द अमाउंट रियलाइज्ड फॉर द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट फ्रॉम अलॉटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम shall be deposited in a special account to be maintained in a scheduled bank to cover the cost of construction and the land cost and the land cost, sorry, and shall be used only for that purpose. मतलब आप बिल्डर को अगर 1 करोड़ रुपया देते हो टोटल, तो उसमें से 70 लाख रुपए 70% एक अलग एस्क्रो अकाउंट में जाएगा, और उस एस्क्रो अकाउंट में से जो पैसे निकाले जाते हैं वो मार्केटिंग वगैरह में नहीं यूज़ हो सकते हैं, वो ऐसे इधर उधर के खर्चे में नहीं यूज़ हो सकते हैं, वो प्रोजेक्ट को बनाने में ही यूज़ होना चाहिए, या ज़मीन जिसे खरीदना है वो ज़मीन खरीदने के लिए यूज़ किया जा सकता है, या प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उसके मटेरियल के लिए, उसके आर्किटेक्ट्स को पेमेंट करने के लिए इसमें यूज़ किया जा सकता है, यानी प्रोजेक्ट कॉस्ट में यूज़ होता है। लेकिन मार्केटिंग या फिर सैलरी ऑफ डायरेक्टर्स ये टाइप के खर्चे में आप ये 70% में से नहीं उठा सकोगे। और ये अंकुश या ये बंधन बिल्डर के ऊपर क्यों डाला जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि कई बार ऐसे देखा गया है कि बिल्डर्स अपने ही प्रोजेक्ट में से चोरी करते हैं, प्रोजेक्ट में से फंड्स को डाइवर्ट कर देते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट में डालते हैं। आपसे पैसे लिए 1 करोड़ रुपए, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट का मटेरियल में उन्होंने डाल दिया, या दूसरी जगह पे लैंड खरीदने में उन्होंने डाल दिया, या फिर शेयर मार्केट में डाल दिया। तो इस तरह से मिसअप्रोप्रिएशन होता है। और ये मिसअप्रोप्रिएशन, ये चोरी, ये डाइवर्शन ऑफ फंड्स को रोकने के लिए ये 70% का रूल बनाया गया है कि आप अपने पैसे को और कहीं भेज नहीं सकते हो, वो 70% लॉकड रहेंगे, आप सिर्फ अपनी ये प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकोगे। तो इस तरह से ये एक कानून है, रूल नहीं है, लॉ है। अब इसके आगे उन्होंने कहा है कि प्रोवाइडेड द प्रमोटर शैल विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम द सेपरेट अकाउंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। वो कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट जैसे जैसे कंप्लीट होता है, तो 25% कंप्लीट हुआ, तो आप सीए से सर्टिफिकेट लेके आओ कि 25% कंप्लीट हुआ है, फिर आप 25% अमाउंट को 70 का में से 25% उठा सकते हो। 70 लाख का 25% आप उठा सकोगे, तब तक आप नहीं उठा सकते, आप उस पैसे को हाथ नहीं लगा सकते हो। यानी कंप्लीट होते होते अगर वो 70%, नहीं तो ऐसे होता है ना कि पैसा ख़त्म लेकिन प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हुआ। तो आरेरा कहते हैं कि तुम जैसे जैसे जितना जितना प्रोजेक्ट का कंप्लीशन आगे बढ़ेगा उतना तुम पैसे उठा सकते हो, और उससे ज़्यादा नहीं। तो इस टाइप का एक सेफगार्ड डाला हुआ है। अब ये अलग बात है कि इसमें से चोरी करने के कई तरीके हैं, और बिल्डर्स सारे तरीके जानते हैं और अपनाते हैं और आपको खतरे में डाल देते हैं, और ये सच है। तो बिल्डर्स के पास शैतानी दिमाग लगाने वाले वकील, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स वगैरह बहुत सारे हैं। तो उनके दिमाग में इतने, यानी उनके दिमाग इतने उपजाऊ हैं, वो ऐसे गंदे आइडियाज़ बिल्डर्स को देते हैं कि तुम फॉर एग्ज़ाम्पल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एग्रीमेंट में एंटर करो, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट किसी और बिल्डर को दे दो। अब वो बिल्डर को पैसे देना ये 70% में से आएगा, पैसे उसे दे दो और वो किकबैक करेगा, यानी उसे आप 20 करोड़ 50 करोड़ दो और वो 50 करोड़ में से आपको 50% वापस दे रहा है थ्रू द बैक डोर। तो आपने
ये जो एस्क्रो अकाउंट है उसमें से पैसे निकालने के तरीके तो आपने बना लिए, और रेरा के अथॉरिटीज़ कहेंगे हाँ ठीक है, सीए ने साइन तो किया है। अरे सर, सीए को पैसे दो, वो कुछ भी साइन कर देते हैं। तो ऐसा है, लेकिन फिर भी सेफगार्ड है। सेफगार्ड आपके लिए काम करता है थोड़े हद तक। और फिर वो कहते हैं प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट्स फ्रॉम द सेपरेट अकाउंट शैल बी विड्रॉन बाय द प्रमोटर आफ्टर इट इज सर्टिफाइड बाय एन इंजीनियर, एन आर्किटेक्ट एंड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस दैट द विड्रॉवल इज इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी जो मैंने आपको समझाया, इन लोगों के सर्टिफिकेट के बाद, आर्किटेक्ट, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट्स लेने के बाद कि 25%, 30%, 40% प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, वो पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द प्रोमोटर शेल गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड विद इन 6 months आफ्टर द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड प्रोड्यूस अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ड्यूली सर्टिफाइड। तो ऑडिट करना ज़रूरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाएंगे वगैरह वगैरह, जिससे उनका अकाउंटिंग साफ रहे। और इसके बाद वो कह रहे हैं कि वो सारे जो पेंडिंग अप्रूवल्स हैं वो टाइम पर लेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये सब में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वेबसाइट, रेरा का वेबसाइट, क्योंकि रेरा के पास अगर ये सारा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन वो पब्लिक को कैसे पहुंचाएंगे? तो पब्लिक को पहुंचाने के लिए वेबसाइट का होना ज़रूरी है। तो इसी सेक्शन में लिखा हुआ है, द अथॉरिटी शैल ऑपरेशनलाइज अ वेबसाइट, वेब बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट। बिल्डर्स के लिए सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए एक वेबसाइट तैयार करेंगे, और वो वेबसाइट 1 साल इसके बाद, मतलब 2017 में उनके ऊपर एक लिमिट था। तो 2017 में नहीं 2017 नहीं 2018 तक वो वेबसाइट बना के बिल्डर्स को ये सुविधा दे सकते थे कि आप हमारे वेबसाइट के थ्रू सबमिशंस करो, ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट एक्चुअली रेरा में बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेरा के वेबसाइट के ऊपर सारा इन्फॉर्मेशन का होना, यानी जैसे मैंने कहा, वो ये कायदे कानून की आत्मा है। अगर वेबसाइट नहीं है और वेबसाइट पे सारा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब रेरा का मजाक बनाया जा रहा है। अगर रेरा को सही तरह से फॉलो करना है और सही तरह से इम्प्लीमेंट करना है, तो हर एक डॉक्यूमेंट का रेरा के वेबसाइट पे होना अनिवार्य है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ये हो गया सेक्शन 4। अब देखते हैं सेक्शन 5 क्या कहता है। सेक्शन 5 कहता है, ऑन रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4, authority shall within a period of 30 days grant registration to the provisions of this subject to provisions and rules and regulations, and provide a registration number and a login ID and password to the applicant। अब यहाँ पर वो अलॉटी की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एप्लीकेंट को यानी बिल्डर के लिए किस तरह का सुविधा दें उसकी बात कर रहे हैं। कि वो कह रहे हैं 1 महीने में हम आपको रजिस्ट्रेशन देंगे, या फिर हम आपका जो एप्लीकेशन है रजिस्ट्रेशन के लिए उसको रिजेक्ट कर देंगे, और उसके कारण लिखे जाएंगे कि भाई आपने ये सबमिट नहीं किया, वो सबमिट नहीं किया, आपका सबमिशन इनकम्प्लीट है, ये कह के रिजेक्ट किया जाएगा। अगर ये आपका जो सबमिशन है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो रेरा एक्ट के मुताबिक न हो तो। और फिर ये भी कह रहे हैं कि भाई एक बार बिल्डर को बुलाया जाएगा कि समझाओ हमें
कि तुम्हारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट क्यों नहीं करना चाहिए शो कॉज नोटिस के साथ। और अगर रजिस्ट्रेशन दे दिया तो फिर, और या फिर उन्होंने उस रिजेक्ट नहीं किया तो प्रोजेक्ट रजिस्टर हो गया ऐसे समझो, और एक रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन आईडी मिलेगा बिल्डर को। अब ये जो रजिस्ट्रेशन है उसकी जो वैलिडिटी है वो कितनी है, तो वैलिडिटी यूजुअली बिल्डर जो कहता है कि ये कंप्लीशन डेट है 31 दिसंबर 2025 में मैं कंप्लीट करूँगा, तो वो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 31 दिसंबर 2025 तक है, उसके बाद एक्सपायर होता है। Number 6, registration granted under Section 5 may be extended on an application made by the promoter due to force majeure. Force majeure का मतलब होता है act of God, भगवान का किया हुआ, परमात्मा का किया हुआ। तो act of God क्या है? जैसे कि कोविड-19 का होना एक act of God था, कोई कह नहीं सकता था कि ऐसे होने वाला था 2019-2021 में, लेकिन ये हुआ। तो वो कहते हैं भाई इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये एक्ट ऑफ गॉड है। तो एक्ट ऑफ गॉड यानी किसी भी टाइप की नेचुरल कैलेमिटी, बाढ़ आना, अर्थक्वेक आना, भूकंप या हरिकेन आना, सुनामी होना, जो भी है ये सारी जो हैं ये सारे एक्ट ऑफ गॉड में गिने जाते हैं। तो वो कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड अगर रहा कोविड वगैरह जैसे, तो एक्सटेंशन मिलेगा आपको, 1 साल 2 साल का आपको एक्सटेंशन मिलेगा, क्योंकि आप प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते हो। प्रोवाइडेड दैट अथॉरिटी में इन रीजनेबल सर्कमस्टांसेस विदाउट डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ प्रोमोटर बेस्ड ऑन फैक्ट्स ऑफ ईच केस एक्सटेंड द रजिस्ट्रेशन फॉर सच टाइम एज इट कंसिडर्स नेसेसरी विच इन एग्रीगेट शैल नॉट एक्सीड पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल का एक्सटेंशन दे सकते हैं अगर रेरा अथॉरिटी को लगा सब कुछ देख के कि भाई ये रीज़नेबल है, ये बिल्डर यानी जानबूझ के डिले नहीं कर रहा है और उसने मेहनत किया है लेकिन ठीक है नहीं हो पाया, तो चलो और 1 साल का एक्सटेंशन दे दो। तो इस तरह से वो और एक्सटेंशन दे सकते हैं रेरा एक्ट के अंडर। Provided that no application for extension of registration shall be rejected unless the applicant is given an opportunity, उसको भी फेयर चांस दिया जाता है कि भाई आप समझाओ हमें कि क्यों आपको एक्सटेंशन देना चाहिए। इस तरह से ये है सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 था एक्सटेंशन वाला, एक्सटेंशन अंडर फोर्स मैजोरे या एक्सटेंशन फॉर अदर रीजंस, जहाँ पे अथॉरिटी को लगता है, रेरा अथॉरिटी को लगता है कि ठीक है एक्सटेंशन देना ओके बनता है ऐसे। फिर नंबर 7, ये सेक्शन 7 की बात कर रहे हैं। द अथॉरिटी में ऑन रिसीट ऑफ अ कंप्लेंट और suo motu on this behalf or the recommendation of the competent authority revoke the registration granted under section 5, being satisfied that promoter makes default in doing anything required by or under this act or the rules or regulations made thereunder। यानी अगर प्रमोटर ने, बिल्डर ने भूल चूक करी और जो कानून कहता है वैसे नहीं किया, तो वो उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कर सकते हैं। अब कंप्लेंट आने पे कैंसिल कर सकते हैं या suo motu यानी कि अपने आप से बिना किसी कंप्लेंट के भी कैंसिल कर सकते हैं। और अगर प्रोमोटर इज़ इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस और इरेगुलरिटीज़, यानी कि अगर किसी भी टाइप का इरेगुलरिटी मतलब क्या कहते हैं, गलत काम, आड़ा काम, ऊंच नीच करना, कुछ भी, तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिंपल बात कहूँ, अगर वो हिंदू मुस्लिम करता है, मुस्लिम्स को वो फ्लैट नहीं बेचेगा, कम्युनलिज्म करेगा,
तो भी उसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में गिना जा सकता है। एक्चुअली ये टोकन जब्त करना, झूठ बोलना कि हमने जीएसटी पे कर दिया है वगैरह, ये भी अनफेयर प्रैक्टिसेस में गिना जा सकता है और प्रोमोटर का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। कोई भी गलत काम, गलत टाइप का ट्रेड प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं है और अथॉरिटी के पास ये उसका पावर है कि वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा, उसे बुला के और सवाल करके, शो कॉज नोटिस भेज के, एक सिस्टम, एक पद्धति से बिल्डर के साथ पूछताछ करके फिर वो कैंसिल कर सकते हैं। और फिर उन्होंने एक्सप्लेनेशन में लिखा है, फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लॉज दिस क्लॉज द टर्म अनफेयर प्रैक्टिस मीन्स अ प्रैक्टिस which for the purpose of promoting sale or redevelopment of or development of any real estate adopts any unfair method or unfair or deceptive practice, deceptive मतलब झूठ और फरेब करना, including any of the following। और फिर उन्होंने कुछ practices क्या कहे हैं, the practice of making any statement whether in writing or by visible representation which falsely represents द सर्विसेज ऑफ अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और ग्रेड। अगर बिल्डर कहता है कि ये ऐसे होने वाला है, ये सब होने वाला है, और वो झूठ कह रहा है। फॉर एग्जांपल आपको क्लब हाउस मिलेगा, अमेजिंग ओलंपिक साइज पूल मिलेगा, और फिर आपको देता है क्या, छोटा सा बच्चों वाला स्विमिंग पूल। तो एक वो झूठ बोल रहा है, प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग अ स्टेटमेंट विच फॉल्सली रिप्रेजेंट्स, गलत बोल के represents that the promoter has approval or affiliation which the promoter does not have। जैसे कि प्रोमोटर के पास लैंड का टाइटल नहीं है, उसको किसी ने टाइटल दिया नहीं है, लेकिन वो ज़मीन को लेके बैठ गया है और फिर वो कहता है कि नहीं नहीं मेरे पास सब टाइटल है, सारे टाइटल्स हैं मेरे पास, पूरा ये करने का अधिकार है इस ज़मीन के ऊपर। तो ये टाइप का काम अगर वो करता है तो भी ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। द प्रोमोटर परमिट्स द पब्लिकेशन ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट वेदर इन न्यूज़पेपर और अदरवाइज ऑफ सर्विसेज विच आर नॉट इंटेंडेड टू बी ऑफर्ड। वो आपको ऐसे कहता है कि ये सब मैं दूंगा, वो सब मैं दूंगा, और फिर वो एक्चुअली में देने वाला नहीं है। अगर ये पता चला तो भी आप उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवा सकते हो। द डी इज़ द प्रोमोटर इंडल्जेस इन फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, वो फ्रॉड करता है बेसिकली, आप उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल तक करवा सकते हो। अब ये कहने की बात है, वो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग, ये दिखाने के दांत है। एक्चुअल में किसी भी बिल्डर का मैं नहीं जानता हूँ कि उनका रजिस्ट्रेशन ये फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस को लेके कैंसिल हुआ है। रेरा अथॉरिटी किसी भी बिल्डर के ऊपर इस बात को लेके, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को लेके उनका एग्रीमेंट, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करते हैं, ये मेरा कहना है। वैसे फ्रॉड देखने जाएंगे तो बड़े बड़े बिल्डर्स, गोदरेज के इतने सारे फ्रॉड्स हैं, लोधा के इतने सारे फ्रॉड्स हैं, कोई कमी नहीं छोड़ा है उन्होंने, कोई कसर नहीं छोड़ा है, हर तरह के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं। लेकिन रेरा आंख बंद करके गांधी के 3 बंदर की तरह, ना हम बुरा देखेंगे, ना हम बुरा सुनेंगे, ना हम बुरा बोलेंगे, और ना हम बुरा सोचेंगे बिल्डर के बारे में। तो ये सारी जो बातें हैं ये थ्योरी है, इसे हमें प्रैक्टिकल करना होगा, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, लड़ना पड़ेगा, आसान नहीं है लड़ाई। शायद हाई कोर्ट में जाना पड़े, इस टाइप के काम के लिए हमें कई साल डालने पड़ेंगे। नंबर 2 इसी के अंदर सेक्शन 7 के, द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू द प्रोमोटर अंडर सेक्शन 5 शैल नॉट बी रिवोक्ड अंटिल द अथॉरिटी हैज़ गिवन प्रोमोटर नो लेस देन 30 डेज। भाई वो रिवोक करना है तो एक पद्धति से किया जाएगा, शो कॉज नोटिस दे के, 30 दिन का टाइम दे के, ऐसा सब ये लिखा है नंबर 2 में। नंबर 3,
the authority may, instead of revoking the registration, permit it to remain in force subject to further terms and conditions which it thinks fit to impose in the interest of allottees, and such other terms and conditions shall be binding on the promoter. तो एक और ऑप्शन है, अथॉरिटी कहते हैं भाई देखो बिल्डर हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने जा रहे हैं, बिल्डर कहता है प्लीज़ मत कैंसिल करो, तो फिर ये शर्त लगाते हैं, अथॉरिटी नए शर्त लगाते हैं। अब ये क्या शर्त हो सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल देखो तुमने ऑलरेडी फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, अब तुम प्रोजेक्ट कंप्लीट करो लेकिन फंड्स को हाथ नहीं लगाओगे, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो इस तरह से कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस वो इम्पोज कर सकते हैं और वो कह सकते हैं या तो ये शर्त मान लो या फिर हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, मतलब जितना भी हुआ है जो भी हुआ है वहाँ पे प्रोजेक्ट ठप हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों, अगर ऐसे हुआ और रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया और प्रोजेक्ट ठप हो गया, नुकसान किसका? अलॉटी का, क्योंकि अलॉटीज़ पैसे दे के बैठे हैं, कोई 5 लाख कोई 50 लाख, किसी ने लोन फंड्स दिया है किसी ने ओन फंड्स दिया है, तो नुकसान किसका होगा? अलॉटी का होगा, बिल्डर का थोड़ी ना होगा। बिल्डर तो पैसे लेके यानी हर महीने वो सैलरी विड्रॉ तो कर ही रहा है, वो तो आबाद है, वो कहीं उसको कुछ नहीं होने वाला है, लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो ये जो है कि भाई हम कैंसिल कर सकते हैं, ये सिर्फ दिखाने के दांत हैं, ये कहने की बातें हैं, एक्चुअल में होता नहीं है। ये लोग कभी भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करते हैं और 1 नहीं 2 नहीं 5 भी या 6 भी और 10 भी एक्सटेंशंस देते रहेंगे। और अगर कैंसिल किया तो अलॉटीज़ खुद अपने घुटनों पे आ जाएंगे और कहेंगे माई बाप सरकार प्लीज़ इसका जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है आपने उसको वापस कर दो, उसको दे दो रजिस्ट्रेशन, क्योंकि नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों ऐसे बहुत सारे फ्रॉड बिल्डर्स हैं, उनके फ्रॉड प्रोजेक्ट्स हैं, वो प्रोजेक्ट्स कभी भी किसी भी सूरत में कंप्लीट नहीं होने वाले हैं, लेकिन फिर भी रेरा अथॉरिटी उसके प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करते हैं। तो ये एक फालतू की बात है। और फिर वो कहते हैं रेरा द अथॉरिटी अपॉन revocation ऑफ द रजिस्ट्रेशन shall debar the promoter from accessing its website in relation to the project and specify his name to list of defaulters and display his photo on its website। यानी डिफ़ॉल्टर के फ़ोटोज़ वेबसाइट पे डाले जाएंगे, यानी उसकी बेइज्जती की जाएगी बेसिकली, तुम डिफ़ॉल्टर हो ऐसे, और उसका वेबसाइट लॉक कर दिया जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है, कोई चेंजेस नहीं कर सकता है, कोई नए एंट्रीज़ नहीं कर सकता है। एंड वो कहते हैं शैल फैसिलिटेट द रिमेनिंग डेवलपमेंट वर्क्स टू बी कैरिड आउट इन प्रोविजन विथ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8। और जो बचा कुचा है प्रोजेक्ट में, अब वो कैसे कंप्लीट होगा ये लिखा हुआ है सेक्शन 8 में, और वो सेक्शन 8 के हिसाब से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाएंगे, चाहे किसी और से, वो हम देखेंगे प्रोजेक्ट 8 में क्या लिखा है, ये सेक्शन 8 में क्या लिखा है, तो किसी और से वो कंप्लीट करवाएंगे। यानी रेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होना ही चाहिए, चाहे ये बिल्डर नहीं करेगा तो कोई और करेगा, इस तरह से। एंड शैल डायरेक्ट द बैंक होल्डिंग द प्रोजेक्ट बैंक अकाउंट स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज दिस टू फ्रीज द अकाउंट। ठीक है, बिल्डर का जो अकाउंट है वो एस्क्रो अकाउंट वो फ्रीज हो जाएगा, और फिर वो कहेंगे वो फ्रीज भी कर सकते हैं, डीफ्रीज भी कर सकते हैं, ये सब लिखा है सेक्शन 7 में, सेक्शन 7C में। और सेक्शन 7D में कहते हैं टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अलॉटीज और इन पब्लिक इंटरेस्ट इशू सच डायरेक्शंस एज मे बी डीम्ड नेसेसरी। अब जो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए,
इसके लिए हम डायरेक्शंस दे सकते हैं, हम आदेश देंगे। अब ये जो आदेश हैं ये इसकी बात कर लेते हैं। इनके जो आदेश रहते हैं फुल्ली फालतू रहते हैं, ये बात भी मैं कह दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, कई सारे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स SRA के या फिर रेगुलर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अटक जाते हैं। अटकते क्यों हैं? क्योंकि बिल्डर ने उसमें से पैसे चूस लिए हैं, जितना चूस सकता था उतना चूस लिया उसने, अलग अलग तरीके से चूस लिए। और जब वो चूस रहे थे तब रेरा वाले आंख बंद करके बैठे थे। अब उसके बाद बिल्डर हाथ ऊपर करके कहता है मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकता, या कुछ कहता ही नहीं है, बस प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है। कंप्लीशन डेट मान लो था दिसंबर 2022 और दिख रहा है कि 22 को नहीं हुआ, 23 को होने वाला नहीं है, 24 को होने वाला नहीं है, 2030 को भी होने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ काम नहीं चल रहा है। अब यहाँ पर रेरा वाले लंबे लंबे हियरिंग्स लेने लगते हैं, क्योंकि सारे जो अलॉटीज़ हैं वो उनके पास चले जाते हैं कंप्लेंट करके, और रेरा वाले ऐसे उपदेश देते हैं, ऐसे आदेश देते हैं जिसका पालन हो ही नहीं सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहेंगे चलो भाई दूसरे बिल्डर को ढूंढो और आप लोग ऑक्शन करो और एसोसिएशन प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लो। पब्लिक का जो एसोसिएशन है, फ्लैट बायर्स का एसोसिएशन, आप प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लो और उसे टेक ओवर करके आप लोग कंप्लीट कर लो। इसके ऊपर बात बाद में करेंगे, लेकिन शॉर्ट में मैं कह देता हूँ ये ख्याली पुलाव है, ये कभी भी होने वाला काम नहीं है, कभी भी होने वाला काम नहीं है। लेकिन पब्लिक से और थोड़े पैसे लेते रहेंगे और ये एसोसिएशंस उनको गुमराह करते रहेंगे, शायद खुद को भी गुमराह करते हैं। ऑफिस बेरर्स शायद अपने आप को भी झूठ बोलते हैं, दूसरों को तो झूठ बोलते ही हैं, लेकिन ये टाइप के काम एक बार गलत रास्ते पे चले गए, गलत पटरी पे चले गए, तो रेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती है। उसके पास कॉम्पिटेंस नहीं है, उनके पास दिमाग नहीं है, और अगर दिमाग है तो उनके पास इरादे सही नहीं है। तो ये जो ये प्रोविज़न है कि वो एक टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अलॉटीज और पब्लिक इंटरेस्ट, दे विल इशू डायरेक्शंस एज मे डीम नेसेसरी। बिल्डर से प्रोजेक्ट ले लेंगे और किसी और को दे देंगे, और ये फालतू की ये है, ख्याली पुलाव है और लोगों के साथ एक घटिया मजाक है, बहुत घटिया मजाक है। अब वो कह रहे हैं सेक्शन 8, 9, अब देखते हैं ये सेक्शन 8, 9, 10 चाहिए इसी चैप्टर में है। सेक्शन 8 में ये लिखा हुआ है कि जब रजिस्ट्रेशन कंसल्ट ख़त्म हो जाता है या रिवोक हो जाता है तो रेरा क्या करेगी? तो रेरा गवर्नमेंट से कंसल्ट करेगी, जैसे कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब जैसे कि मुंबई में है तो रेरा, महाराष्ट्र रेरा BMC म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से कंसल्ट करेगी या MMRDA से कंसल्ट करेगी कि कैसे ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें, कैसे लोगों को पार लगाएं। इसका सब वो कंसल्टेशन करेंगे। बकवास है, बकवास नंबर 1। ओके, पूरा बकवास है, ऐसे करते भी नहीं है, ऐसे कर भी नहीं सकते, और करके लोग जो बर्बाद हो जाते हैं उनको ये लोग बचाते भी नहीं है और उनको बचाने का कोई इरादा भी नहीं है। फिर नंबर 2 वो कहते हैं कि प्रोवाइडेड नो डायरेक्शन और डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी शैल टेक इफेक्ट अंटिल एक्सपायरी ऑफ डेट ऑफ अपील। अब बिल्डर को भी अपील करने का चांस देना चाहिए, तो बिल्डर को अपील करने को चांस देते हैं और फिर वो होने के बाद ही जो भी इनको करना है वो करेंगे वगैरह। बकवास नंबर 1। Provided further that in case of revocation of registration under this act,
एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज। अब यहाँ पे मैं करता हूँ ये, सर पीट लेते हैं। सचमुच एक नंबर का बकवास और घटिया आइडिया है। प्रोविजन द थर्ड पैरा ऑफ सेक्शन 8। सेक्शन 8 का थर्ड पैरा कहता है कि प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट अंडर दिस एक्ट, the association of allottees shall have the first right of refusal for carrying out the remaining development works। इसको समझना है तो ऐसे समझो कि आप एक ट्रेन में जा रहे थे और वो जो गाड़ी है वो पटरी से उतर गई, और उतर के वो यानी डिरेल हो गया। अब वो कहते हैं आपके पास राइट है, पैसेंजर का राइट बनता है कि वो अपना सूटकेस, अपना बोरा बिस्तर सब उठा के, अपने कंधे पे उठा के अपने मंजिल तक खुद पहुँचे। ये उनका राइट है। यानी एक नंबर का घटिया मजाक है, लेकिन ये मजाक इन्होंने लिखा है। एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज शैल हैव फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल, और अगर आप नहीं कर सकते हो तब हम दूसरे बिल्डर को बुलाएंगे। कहने की बात है कि दूसरा बिल्डर आपकी भलाई के लिए कोई काम करेगा, कोई नहीं करेगा। एक्चुअल में क्या होगा, वो बिल्डर आएगा, आपने अगर 3 BHK लिया था, वो बिल्डर कहेगा भाई देखो, पहली बात है कि पैसे तो ख़त्म हो गए हैं, आपको 20 लाख रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और ये सब होने के बाद मैं आपको 3 BHK नहीं दे पाऊँगा, 2 BHK नहीं दे पाऊँगा, चलो 1.5 BHK दे दूँगा। यानी रूखी सूखी रोटी खाओ, घी वाला रोटी मत खाओ। बिल्डर को और भी पैसे दो और आपको एक घटिया सा फ्लैट मिलेगा, और आप उसमें संतुष्ट रहो और कहो रेरा की जय। तो ये टाइप का पैराग्राफ है, ये टाइप के प्रोविजंस हैं, बिल्कुल ही बकवास है। सेक्शन नंबर 8। अब सेक्शन नंबर 9 में कहते हैं नो रियल एस्टेट एजेंट शैल फैसिलिटेट द सेल और परचेज वगैरह 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 विदाउट ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर द सेक्शन। मतलब नॉन रजिस्टर्ड एस्टेट एजेंट प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता है। ठीक है। एवरी रियल एस्टेट एजेंट शैल मेक एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है। अथॉरिटी shall satisfy itself upon fulfillment of the conditions and it will grant registration to real estate agent। वो भी ठीक है, या फिर वो रिजेक्ट करेंगे वगैरह वगैरह। तो बेसिकली रियल एस्टेट एजेंट को रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, और अगर वो नॉन रजिस्टर्ड है तो वो बेच नहीं सकता। ये बात इन्होंने लिखा है। यानी कोई ऐरा गहरा नहीं बेच सकता है, सिर्फ रजिस्टर्ड भी होना चाहिए और उस प्रोजेक्ट के अंदर उसका नाम होना चाहिए, लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए कि ये एस्टेट एजेंट ये प्रोजेक्ट को बेच रहा है, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। और अगर किसी ने किसी लाइसेंस्ड रजिस्टर्ड इसने एस्टेट एजेंट ने ब्रीच ऑफ कंडीशंस किए तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा या सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब दोस्तों ये भी कहने की ही बात है, क्योंकि एस्टेट एजेंट्स इतना झूठ बोलते हैं, बिना किसी हद के, बिना किसी कंट्रोल के वो झूठ बोलते हैं। और आज तक मैं नहीं जानता हूँ कि किसी एस्टेट एजेंट का एजेंसी या उसका रजिस्ट्रेशन टर्मिनेट कर दिया गया है इस बेसिस पर। मैं नहीं जानता। अगर आप जानते हो तो मुझे बताइए कि ऐसे हुआ है और मुझे खुशी होगी। यानी मैं समझता हूँ कि ये भी एक बकवास
निकम्मा सेक्शन है। रजिस्ट्रेशन का कोई फ़ायदा पब्लिक को, या मिलता भी होगा फ़ायदा तो 5-10% का फ़ायदा मिलता है कि भाई कोई भी ऐरा गहरा नहीं आ सकता है, लेकिन पब्लिक ये सब देखती नहीं है। पब्लिक देखते नहीं है कि भाई एस्टेट कोई आके बेचा, कोई चैनल पार्टनर कह रहा है अपने आप को, तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाओ, मुझे दिखाओ तुम रेरा वेबसाइट पे कहाँ पे हो, कोई ये सब करता नहीं है। तो यानी ये सब कहने की बातें हैं। हाँ, फिर सेक्शन 10 इस चैप्टर में लास्ट है, और इस वीडियो में भी मैं लास्ट बनाता हूँ। अगेन ये एस्टेट एजेंट वो क्या करेगा, he shall not facilitate sale of this thing of any which is not non-registered property को वो नहीं बेचेगा। ये एक एस्टेट एजेंट के ऊपर कंडीशन है। आप अगर जानते हो कि कोई नॉन रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी बेच रहा है तो बताइए, रेरा को कंप्लेंट करके उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकते हैं। उसके शॉर्ट में कहूँ तो उसके पेट पे लात मार सकते हैं, लेकिन पब्लिक ये सब नहीं करना चाहती है। फिर भी मैं कहता हूँ, अगर आप जानते हो तो कर लेंगे। 1-2 लोगों का हमें एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा तो बना लेंगे कि अगर कोई नॉन रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी को बेच रहा हो ऐसा एस्टेट एजेंट, और उसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाहिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, फॉल्स एंड मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशंस नहीं करने चाहिए, कोई गलत एडवर्टाइजमेंट छपवाना नहीं चाहिए, फैसिलिटेट द पोजीशन ऑफ, अच्छा सारे जो ये उसका जो काम है वो सिर्फ उन पब्लिक को सेवा करना, अलॉटीज़ को हेल्प करना, उनको डॉक्यूमेंट्स दिलाना, इंफॉर्मेशन दिलाना, ये सब काम होता है एस्टेट एजेंट का, ऐसे ये कह रहे हैं। लेकिन ब्रोशर्स के सिवा मैंने बहुत कम देखा है कि एस्टेट एजेंट्स आपको मीनिंगफुली डॉक्यूमेंट्स के साथ हेल्प करते हैं। अगर बिल्डर ने चाहा तो करते हैं, अगर बिल्डर ने नहीं चाहा तो नहीं होता है। और ये था चैप्टर 2 रजिस्ट्रेशन के बारे में, रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर था। अगली बार हम देखेंगे चैप्टर 3 फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर को क्या करना चाहिए, प्रमोटर यानी कि बिल्डर वो क्या करेगा, कैसे करेगा, उसका ड्यूटी क्या है, वगैरह वगैरह। वो सारा इन्फॉर्मेशन हम अगली बार देखेंगे। और अगर वो ड्यूटी नहीं करता है तो उसे उसके ऊपर किस तरह का दंड होगा, किस तरह के पेनल्टीज़ हैं, क्योंकि रेरा में भारी पेनल्टीज़ हैं। कहने के लिए रेरा इतना स्ट्रिक्ट है कि आपको लगेगा वाह वाह वाह, बिल्डर के साथ ये लोग कैसे, यानी ऑलमोस्ट आपको लगेगा कि बेचारे बिल्डर पे दया आ रहा है मुझे, ये लगेगा आपको रेरा एक्ट पढ़ के कि बिल्डर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। लेकिन दोस्तों, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो पावर्स हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि रेरा बिल्कुल ही यूज़ नहीं करते हैं और बिल्डर के ऊपर हमेशा ढीला बर्ताव करते हैं। बिल्डर चाहे जितना गलत करे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। अगली बार दोस्तों आगे रेरा के बारे में चर्चा चालू रहेगा। मैं हूँ आपका दोस्त कृष्ण अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।